अरे भारत के बारे में सोचते क्या हैं? तो बालेन शाह को सामने आकर के खंडन करना चाहिए। बालेन शाह घोषित प्रधानमंत्री हैं आरएसपी के, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री को लेकर के वहां पर कुछ पेच फंसा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टीवी। आज एक बार फिर जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो नेपाल और भारत की राजनीति को बेहद गहरे तरीके से प्रभावित है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भारत और नेपाल के बीच, चूंकि नेपाल के अंदर नई सरकार का गठन होने जा रहा है और उस नई सरकार के गठन में उस सरकार का प्रधानमंत्री चेहरा बालेन शाह, और बालेन शाह का एक अतीत जो 2023 के उनके मेयर बनने के समय से जुड़ा हुआ है। जब वो मेयर बने तो जो मेयर का कमरा था काठमांडू में, उस कमरे में उनके पीछे की तरफ एक ग्रेटर नेपाल का जो मैप है वो मैप चस्पा था, और उस चस्पा मैप के आधार पर चुनाव के दौरान भी एक नैरेटिव डेवलप हुआ। और अब जब चुनाव जीत गए हैं तो कुछ कहा जा रहा है, कुछ शक्तियों ने इस बात को और फ्लोट किया कि भाई बालेन शाह तो भारत के अच्छे संपर्क में नहीं रहेंगे, भारत के विरोधी हैं, क्योंकि वो ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यूपी और बिहार का एक बड़ा हिस्सा नेपाल का हिस्सा होगा। ये तमाम सारी बातें, उसके विरोध में भी बहुत सारे अभी दर्शकों ने पिछले दिनों जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो कहा था कि भाई ये अखंड भारत का जो मैप सामने आया था उसके विरोध में हमने अखंड या ग्रेटर नेपाल की बात कही थी, वरना हमारा भारत से कोई मतभेद नहीं है। खैर, क्या है ये मतभेद? क्या ये एक तरीके की साजिश है बालेन शाह को फंसाने के लिए या उनकी छवि खराब करने के लिए? क्योंकि वो जिस तरीके से जनकपुर में मिथिला बोल के गए थे, लगा था अपने आप को एक तरीके से मिथिला का बेटा बनाने की कोशिश की और उसका फायदा उनको हुआ। मधेश में बड़े पैमाने पर उनको समर्थन मिला। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ देवकीनंदन मिश्र जी, देश के जाने माने पत्रकार, जुड़ रहे हैं। देवकी जी, स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है, बालेन शाह का अतीत बालेन शाह के वर्तमान और भविष्य को खराब करने की कोशिश में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या बालेन शाह ने इस तरह का कोई बयान अपने इलेक्शन कैंपेन में या चुनाव जीतने के बाद दिया है? क्या कम से कम हमको उनको कुछ दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पकड़ने के बाद काम करने का मौका देना चाहिए, तब इस तरह की चीजों का विश्लेषण करना चाहिए? नहीं, देखिए, अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। आज भी नेहरू जी को गए कितने दिन हो गया, भारत में जब संसद में बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी का ही नाम लेते हैं। अभी ताजा उन्होंने बयान दिया कि नेहरू जी ने लाल किले से भाषण दिया था। तो अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। दरअसल बालेन शाह जब मेयर थे तो उन्होंने अपने जो मेयर का दफ्तर होता है काठमांडू में, उस दफ्तर में एक नक्शा उन्होंने बनवाया था। मतलब कहीं वो बिक नहीं रहा है, नेपाल में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक नक्शा बनवाया था जिसमें ग्रेटर नेपाल की बात की गई थी। उस ग्रेटर नेपाल में जो है उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के और बिहार के बहुत सारे जिलों को उसमें रखा गया था। और इसलिए देवरिया, कुशीनगर, देवरिया भी रखा गया था। ये पूरा सिवान, छपरा, चंपारण सारे जिले। जी 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 उसके पीछे देखिए उनकी सोच थी। बिहार के जो जिले हैं, मैं बिहार का गिना देता हूं आपको, कि जो बॉर्डर से लगने वाले जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन सभी जगहों पर वो ये चाहते थे कि ये भारत में उन्होंने दिखा दिया, मिथिलांचल और ये जो पूरब का पूरा है हिस्सा, सारे उसको उन्होंने पूरा नेपाल में दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो बॉर्डर के जिले हैं, उनको उन्होंने नेपाल में दिखा दिया और ग्रेटर नेपाल का एक परिकल्पना भरा नक्शा उन्होंने तैयार कर दिया। सवाल उठता है कि उनको ये राइट किसने दिया? वो काठमांडू के मेयर थे। सवाल यहां उठता है कि उनको ये राइट दिया किसने कि भाई आप यहां पर जो है आप इस तरीके से नक्शा बनाइए। लेकिन उन्होंने नक्शा बनाया और नक्शा बनाने के बाद जो लोग भी उनसे मिलने जाते थे उस पर वो उसका जिक्र भी करते थे। लेकिन उनकी इच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि उसी समय से उनकी इच्छा देश के प्रधानमंत्री बनने की थी और उसी दिशा में वो काम कर रहे थे। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी अचानक उभर करके सामने नहीं आए। नरेंद्र मोदी कई सालों से प्लानिंग कर रहे थे कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, इसके लिए कैसे माहौल बनाना है, कैसे पूरा सिस्टम तैयार करना है, किस तरीके से कांग्रेस को बदनाम करना है, ये सब कुछ उन्होंने प्लानिंग रची। इसी तरीके से बालेन शाह ने भी प्रधानमंत्री बनने की प्लानिंग रची। जब वो मेयर बने उसके बाद बालेन शाह के बारे में यह कहा जाता है कि बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एक माहौल बनाया और
उनके वो सोशल मीडिया पर उनके ही लोगों ने बहुत सारे वीडियो तैयार किए, जिनमें से बहुत सारे वीडियो सही थे, कुछ वीडियो गलत भी थे, और उसको सोशल मीडिया पर फैलाया गया। उनकी पूरी एक टीम काम कर रही थी, और जब एक माहौल बन गया तो एक ही मैन की तरह बालेन शाह सामने आते हैं, क्योंकि वो रैपर थे। रैपर अपने तरीके से यूथ को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। यूथ को उन्होंने प्रभावित किया, और उनको साथ मिला रवि लामिछाने का, जो पहले से उनकी पार्टी काम कर रही थी, और वो सरकार में भी रहते हुए रवि लामिछाने जो ओली साहब थे प्रधानमंत्री, उनका वो विरोध करते वो प्रचंड की सरकार में वो गृह मंत्री थे। फिर केपी ओली ने उनके खिलाफ मुकदमे लाद दिए थे। हाँ, तो उनका वो विरोध करते थे। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम वहां पर एक पूरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, और वही सोची समझी रणनीति उन्होंने अब अभिया के सामने नहीं रखा है। उनकी आलोचना नहीं हो रही है, उन्होंने जो खुद किया उसको लोग सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आपका नजरिया ये था नेपाल को लेकर के। और ऐसे में भारत और नेपाल के बीच नई सरकार को लेकर के रिश्ते की जो बात हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है क्योंकि चीन का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में नेपाल में है। भारत से बहुत सारी खाद्य सामग्री और जो सामग्री है, जैसे ईंट, सीमेंट है, तेल है, इसके अलावा सरिया है, ये सब जाता है। इसकी जरूरत है और भारत को भेजना भी है। भारत अपना सामान वहां भेजता है, लेकिन जो चाइना है वो नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें बना रहा है, डैम्स बना रहा है, पावर प्लांट लगा रहा है। तो ये सब चाइना कर रहा है। तो चाइना के साथ मुझे लगता है बालेन शाह भी खड़े होंगे, क्योंकि यह उनकी मजबूरी है। वहां की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और चाइना रुपए से भी उनको फंड कर रहा है और करेगा, पहले भी करता रहा है और आगे भी करेगा। एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं है नेपाल की, मतलब मुझे लगता है वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। मतलब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है वो। अगर मतलब जो चीज पब्लिक डोमेन में है कि भाई अमेरिका ने भी जो है वो नेपाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और कई सारे डिप्लोमेट्स जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं वो नेपाल में लगातार वहां की पुरानी सरकार के भी संपर्क में थे, और नई सरकार के तो काफी ज्यादा संपर्क में हैं, और वो चाहते हैं कि सीधे नेपाल से उनका रिश्ता अच्छा हो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए भी आप समझ सकते हैं कि नेपाल का अमेरिका के साथ जुड़ना भारत और चीन दोनों की एक तरीके से आप कहें तो संप्रभुता वाली जो स्थिति है उस पर एक तरीके का, जिस तरीके से बुरा लगता है अमेरिका को कि कोई वेनेजुएला या कोई ग्रीनलैंड यूरोप के देशों के कंट्रोल में रहे, ये बुरा लगता है, वैसे ही भारत को भी बुरा लगना चाहिए किसी नेपाल या इस तरह की जगह पर, या बांग्लादेश में जो खासतौर पर पिछले दिनों जब कंट्रोवर्सी हुई, नई वहां सरकार बनी अंतरिम, तो सब चीजों में भी अमेरिका पीछे था। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का बड़ा प्रोटेक्शन है यहाँ पर जो नई सरकार है उसको, और वो कहीं ना कहीं चीन और भारत दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको वहां पर काउंटर करे। लेकिन भारत को ये सोचना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके लिए भारत को कुछ करना भी पड़ेगा। भारत सिर्फ सामान बेचता है, और वो भी प्राइवेट कंपनियां बेचती हैं सामान। नहीं, बस सांस्कृतिक रिश्ते भी तो है हमारे सर। नहीं, मतलब हम लोग मतलब भारतीय सांस्कृतिक मंदिर जाते हैं, वहां पर किस तरीके वो लोग यहाँ आते हैं। सेना में हमारे चीन की सेना में तो गोरखा भर्ती नहीं होते, भारत की सेना में भर्ती होते हैं। देखिए, ये जो सांस्कृतिक रिश्ते थे ये पुराने जमाने की बात हो गई, अब कोई सांस्कृतिक रिश्ता नहीं रहा है। अब कहाँ गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो रही है, अब कहाँ गोरखा रेजिमेंट में नेपाली आ रहा है, ये जमाना गुजर गया। प्रतिबंधित भी तो नहीं है ना, प्रतिबंधित नहीं, लेकिन हो भी तो नहीं रहा, हो भी तो नहीं रहा। अब तो भर्ती ही नहीं हो रही, अब तो अग्निवीर आ गए हैं, तो अब तो भर्ती ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में भाई देखिए, एक समय था, मुझे अभी भी याद है, उत्तर प्रदेश जो है बिजली बेचता था नेपाल को, बिजली बेचता था, लेकिन उसका फिक्स था कि इतने मेगावाट हम बिजली देंगे आपको और इतना पैसा उसके बदले हम लेंगे। लेकिन वो करार अभी बहुत लंबा था, लेकिन बीच में ही नेपाल सरकार ने उसे ब्रेक कर दिया, और नेपाल सरकार ने कहा कि हम इस रिश्ते को ब्रेक करते हैं, और अब
चूंकि हमारे पास खुद बिजली है, हम आपकी बिजली नहीं लेंगे। नेपाल जो हमसे लेना चाहता है वो लेता है। जैसे उसको पेट्रोल चाहिए वो हमसे लेता है, उसे गैस चाहिए वो हमसे लेता है, उसे खाद्य सामग्री चाहिए वो हमसे लेता है, उसे सब्जियां चाहिए वो हमसे लेता है, बहुत सारी चीजें हमसे लेता है वो नेपाल जिसकी जरूरत होती है। खिलौने लेता है, बहुत सारी, मतलब एक आइटम नहीं है। आप सोचिए कि जो बॉर्डर है नेपाल का, सबसे बड़ा बॉर्डर नेपाल सोनोली बॉर्डर लगता है। उस सोनोली बॉर्डर से प्रतिदिन 3 से 4 हजार ट्रक क्रॉस करते हैं। वो ट्रक पर लदे हुए सामान होते हैं, वो यहां से नेपाल जाते हैं, और जब वापस नेपाल से आते हैं तो खाली आते हैं। तो नेपाल से हम कुछ ले नहीं रहे हैं, हम नेपाल को सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं। नेपाल से ले क्या रहे हैं? नेपाल से ले रहे हैं वहां पर जो रिजॉर्ट्स है, जो कैसीनो है। भारत के लोग हम जाके दे रहे हैं ना, उसमें लेना क्या है? तो आप मतलब हम कैसीनो जाके खेलने जा रहे हैं, तो भारत के लोग होने जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, वो अब उनका पहला पड़ाव जब वो नेपाल में या तो काठमांडू होगा या तो नेपालगंज होगा। बिल्कुल, इसी के माध्यम से वो जा पाएंगे आगे। बिल्कुल। और खासतौर पर टूरिज्म तो और जब भूकंप भी आया था वहां पर, तो भारत ने बड़े पैमाने पर सहायता की थी। हम सब लोग भी नेपाल में मैं फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वहीं से तो भारत के रिश्ते नेपाल से खराब हुए। दरअसल भारत ने जो सहायता की, जितनी सहायता नहीं की उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया। इस बात को लेकर के नेपाल के लोग नाराज हुए, क्योंकि नेपाल के जो लोग होते हैं वो बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं। मधेसी लोग हैं या जो नेपाल मूल के लोग हैं, जो भी नेपाल में रहने वाले लोग हैं, बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसको एहसान कितना आप जता रहे हैं ये भी मायने रखता है। किसी को भी आप मदद करते हैं, अगर आप उसका एहसान कई गुना जताते हैं तो उसको तकलीफ होती है। यही नेपाल को तकलीफ हुई। नेपाल ने, आपको ध्यान होगा कि उसी दौरान भारत से सहायता लेने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहे थे। पर मुझे लगता है, मतलब प्रोपेगेंडा तो चलिए, आजकल तो अब तो सोशल मीडिया का दौर उस समय शुरू हो रहा था धीरे धीरे, तो बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पूरे प्रोपेगेंडा में वहां पर इतनी बड़ी क्रांति हो गई, उसी प्रोपेगेंडा में वहां सरकार बदल गई, उसी प्रोपेगेंडा में वहां नया युवा नेतृत्व आ गया। किसी ने सोचा था कि नेपाल के अंदर ऐसी मेजॉरिटी भी किसी को मिलेगी? अगर प्रोपेगेंडा नहीं बनता तो ऐसा होता क्या? जेनजी क्या है? जेनजी जिस तरह सोचता है वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा ही तो है। आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, आई एम सॉरी, आपको भी करना है, आपको ये साबित करना है। हमारे देश में 2-3 बड़े उदाहरण रहे हैं, असम गण परिषद की जीत असम में और आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में। उन दोनों जीतों ने का आधार क्या था? असम गण परिषद भी तब प्रफुल्ल महंता गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का चुनाव जीते, और उसके बाद जो है छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल भी अन्ना आंदोलन से निकले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसके बाद फिर आप सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। तो इसी तरीके से एक आंदोलन हुआ, यहां भी लोग ऐसे पहुंच गए। असली चीज तो एग्जीक्यूट होनी है। तो प्रोपेगेंडा तो सर हर चीज में है, पर अगर किसी ने मदद की तो बताएगा भी नहीं, ऐसा कैसे होगा? और वो भी उस दौर में जब चीन लगातार ये जताने की कोशिश कर रहा था नेपाल को कि आप पर हमारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम आपके ज्यादा फ्रूटफुल पड़ोसी है, हम आपकी तरफ सड़कें बना रहे हैं, हम आपकी तरफ आपको ये बेच रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, तमाम सारी चीजें बेच रहे हैं। देखिए, जो आंदोलन वहां पर हुआ, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये CIA का इसमें हाथ है, जानबूझ करके, क्योंकि चाइना का दखल कम करने के लिए वहां पर अमेरिका ये चाहता था कि थोड़ा बदलाव हो। आप पहले बता चुके हैं कि ओली जो सरकार थी और प्रचंड की जो सरकार थी, ये सब चाइना की गोद में बैठी हुई थी। अमेरिका यहाँ एक तरीके से नेपाल में घुस करके भारत पर भी लगाम लगाना चाहता था, क्योंकि देखिए, नेपाल किसी का टारगेट नहीं है, क्योंकि नेपाल बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। मार्केट है भारत, और खतरा भारत से है। तो जो, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों नेपाल में इस वजह से घुसना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहां से हम भारत को ज्यादा आसानी से
पकड़ सकते हैं, जैसे कंट्रोल मिडिल कर ईस्ट सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां पर अमेरिका ने अपना बेस क्यों बनाया? इस वजह से कि वो ईरान पर जो है एक तरीके से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर कंट्रोल कर सके, फिर कंट्रोल ऑयल कर सके। बिजनेस होता ही है। हालांकि ईरान ने एक बड़ी ताकत दिखाई और मिडिल ईस्ट में बताया कि मैं हूं। अभी अब मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको ये सोचना उन्होंने पड़ बताया रहा कि है, हम कुवैत इराक नहीं है। कुवैत इराक नहीं हूं। अब वो लग रहा है कि भाई हमको ईरान के साथ रहना चाहिए या अमेरिका के साथ रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आह्वान किया नाटो के देशों से और सारे देशों से आह्वान किया कि हॉर्मुज में अपने जहाज लेकर के खड़े होइए ईरान के विरोध में, लेकिन एक देश सामने नहीं आया। और और आज ट्रंप ही उनके नाराज होकर कह रहे हैं कि नाटो वालों को हम बताएंगे कि क्या होता है अमेरिका। और आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट आया, वो तो डेली स्टेटमेंट कई कई बार देते हैं, आज उनका स्टेटमेंट आया कि हमने मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी कितनी मदद की और आज हमारी जब जरूरत पड़ रही है तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। ये कितना दर्द भरा अमेरिका का बयान है। भाई सैटेलाइट उनके छत पे गिर रही है, एयरपोर्ट उनके फूके जा रहे हैं, ड्रोन उनके यहाँ अटैक कर रहा है, अमेरिका तो नहीं बचा पा रहा है। दुबई में जो कुछ हो रहा है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हाल बचा है ड्रोन अटैक की वजह से, या ओमान में हुआ और भी जगहों पर हुआ, कतर में हुआ, मतलब जो जगहें कभी कल्पना नहीं करती थी कि हमारे यहाँ भी कोई एक मच्छर भी मरेगा, उन जगहों पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। जिसको सेफेस्ट प्लेस ऑफ द लैंड कहा जाता था, उस जगह पर इस तरीके की चीज हो गई। तो ये अपने आप में ये बताता है, इंगित करता है कि अब वो उस तरीके का जोन नहीं रह गया, और इसलिए वो छटपटाहट है कि एक बार अगर, और बड़े पैमाने पर बिजनेस शिफ्ट हुआ है, बड़े पैमाने पर बिजनेसमैन शिफ्ट हुए सिंगापुर और दूसरी सारी जगहों पर। ये बहुत बड़ा एक डर का विषय, खौफ का विषय, कि वहां तो इकोनॉमी ही बाहर से आए हुए लोगों पर निर्भर कर रही थी, और एक बार अगर इकोनॉमी नीचे जाती तो वहां पता नहीं किस तरह का बदलाव हो जाता। वो एक डर है शायद, इसलिए जो वहां पर ऑयल कंपनियों के फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ा निगेटिव बयान दिया इस बात को लेकर। नहीं, देखिए क्या है, यूएई बिजनेस करता है, उसके पास खुद इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा है, लेकिन बाहर से भी इन्वेस्टमेंट वो लेते हैं। इस वजह से लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो परचेजर भी आएगा। तो जब परचेजर आता है तब ना कुछ उनको टैक्स मिलेगा या उनको टूरिस्ट आएगा, तो इसके लिए वो काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या उम्मीद थी कि अमेरिका पर ईरान इस तरीके से भारी पड़ेगा, उन्हें तो ये उम्मीद नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अमेरिका को बेच दिया। अगर और जो हमला किया ईरान ने, वो ये बता करके किया है कि हम सब कुछ अमेरिका के बेस पर कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कर रहे हैं। मतलब हम दूसरे किसी देश के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं। नहीं तो सीधा बम गिरा देते हैं अबू धाबी पर, नहीं गिराया उन्होंने। और तो इस वजह से अमेरिका और जो ईरान के बीच जो युद्ध हुआ है, इससे जो यूएई के देश हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, वह एक बार सोचने को मजबूर हुए हैं कि अब हमको आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए। इसी तरीके से नेपाल में जिस तरीके से अमेरिका और चाइना का दखल लगातार बढ़ रहा है, अगर ये अमेरिका ने आंदोलन कराया है ये, तो निश्चित तौर पर बालेंसा का झुकाव अमेरिका की तरफ होना चाहिए। ऐसे में चाइना क्या करेगा? लेकिन भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नेपाल भारत के लिए सिरदर्द भी रहा है। भले रोटी बेटी का रिश्ता हो, इस पर तो हम बात करते ही करते हैं, सांस्कृतिक रिश्ता है, लेकिन बहुत बड़ा सिरदर्द भारत के लिए नेपाल रहा है। जब जाली करेंसी पाकिस्तान से नेपाल के होकर के आती रही है, नेपाल होकर के टेररिस्ट आते रहे हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट मिर्जा और भारत में अपराध करके जाकर के नेपाल में छिपते रहे हैं। मिर्जा दिलशाद बेग तो एक नाम था, बड़े बड़े आतंकवादी, अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने लश्कर के हमला किया था वो नेपाल के रास्ते से ही आए थे। याकूब मेनन जिसने दिल्ली में, मुंबई में बम ब्लास्ट किया था, वो नेपाल में छिपा हुआ था, उसको नेपाल में जाकर के हमारी एजेंसियों ने पकड़ा था। नोएडा वाली महिला नेपाल से अपने बच्चे पाकिस्तान से लेकर के आ गई, भारत पाकिस्तान से लेकर के आ गई।
तो ये प्रॉब्लम है, चूंकि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली सीमा है और किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है किसी व्यक्ति को आने के लिए। ये इसलिए एक चिंता की बात होती है। तो भारत के लिए तो हमेशा सिरदर्द रहा और इसी वजह से जब खुली सीमा थी तो भारत सरकार ने एसएसबी का गठन किया और एसएसबी की पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर पर करी है। ये ओपन एरिया जहां पर खुली सीमा है वहां पर एसएसबी तैनात की गई है। खासकर नेपाल सीमा के लिए एसएसबी का गठन किया गया। तो ये भारत सरकार इस बात को जानती है, भारत जानता है कि नेपाल हमारे लिए आने वाले दिनों में या पहले से कितना बड़ा सिरदर्द रहा नहीं, है। पर लेकिन आपको ये लगता है कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो, मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ, जो हमने टाइटल भी इसको लेकर के रखा कि ये ठीक है कि ये सब बातें होंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि बालेन शाह मेयर थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, बड़ी सफलता मिली, केपी ओली को उन्होंने चुनाव हरा दिया। अब वो वहां पर प्रधानमंत्री बनने की औपचारिकता में शामिल होने जा रहे हैं। उनका मंत्रिमंडल, दूसरी सारी चीजें अब सब जो है अंडर प्रिपरेशन है। लेकिन अब जब ये हो जाएगा, उससे पहले इस चीज को हवा देना कि उन्होंने तो कहा कि वो यूपी बिहार के लोगों, मतलब यूपी बिहार का हिस्सा ले लेंगे। नहीं तो ये इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गलत और सही की बात नहीं है। क्या ये एक तरीके की एक लॉबी है जो इस चीज को जानबूझ करके प्रमोट कर रही है ताकि भारत की तरफ से किसी तरह की सिंपैथी वहां पर न मिले, नई सरकार को कोई सपोर्ट सिस्टम न मिले? देखिए, विपक्ष का काम ही है, विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में बैठने वाला हो उसकी कुछ तो मौका देंगे, कुछ तो मौका देंगे। नहीं, ये तो काम की बात नहीं हो रही है ना, मौका तो काम के लिए मिलना है। आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन ये तो आइडियोलॉजी की बात हो रही है। आप हमारे भारत के बारे में सोचते क्या हैं? और भारत के बहुत सारे लोग नेपाल में रहते हैं। अगर भारत के बारे में उनकी इस तरह की सोच है तो भारत को चिंता होना चाहिए, भारत के नेताओं को चिंता करनी चाहिए। ये जो सवाल उठाया जा रहा है ये कोई गलत सवाल नहीं है और मुझे ऐसा लगता है अगर उनकी सोच ऐसी नहीं है तो बालेन शाह को सामने आकर के खंडन करना चाहिए कि नहीं हमारे के बाद मोटा मोटी तौर पर सामने ही नहीं आए उस तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत सामने नहीं आए। अभी तो सामने नहीं आए। एक दिन उन्होंने पब्लिक मीटिंग करी थी, उन्होंने वहां से जनकपुरी से, नहीं वो पुरानी मीटिंग थी, वो जनवरी की मीटिंग है, जनवरी की मीटिंग थी। चुनाव जीतने के बाद तो सामने ही नहीं आए। तो चुनाव जीतने के बाद उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी प्रधानमंत्री को लेकर के वहां कुछ पेच फंसा हुआ है, मुझे जो जानकारी मिली है। बालेन शाह घोषित प्रधानमंत्री हैं आरएसपी के, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री को लेकर के वहां पर कुछ पेच फंसा हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। और प्रधानमंत्री को लेकर फंसा है या बाकी मंत्रिमंडल को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री को लेकर के भी फंसा हुआ है। और हालांकि वो घोषित प्रधानमंत्री थे, लेकिन बड़ा सा, क्योंकि देखिए आरएसपी के जो रवि फाउंडर हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है कि हमारी पार्टी, मतलब हमारी सरकार कब बनेगी, कब हम प्रधानमंत्री। ये डिले क्यों हो रहा है देवकी जी? मैं यही तो बता रहा हूं कि कुछ को कोई बात अंदर खाने है जिसकी वजह से, वैसे भी पार्टियां जीतती जरूर हैं। जैसे उत्तर भारत में कांग्रेस के लोग छोटे 5-10 सीट जीतते हैं, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या जब सरकार बननी होती है तो दूसरी सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें वहां पर चल रही हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये ट्विटर हैंडल है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का, जिसमें करीब 29,000 से ज्यादा समर्थक हैं इस पर। अब इस पे 10 तारीख तक जो जीते हुए हैं उनकी फोर्स, ये सब तो आते रहे, ये ऐसे पोस्टर्स आते रहे जो जीत रहे हैं उनकी विधानसभा के साथ उनके नाम, लेकिन इसके अलावा कोई जो है पोस्ट उसके बाद से हुई नहीं। ये चीज, अब जैसे ये इनका है बालेन शाह का अकाउंट, बालेन शाह के अकाउंट पर आखिरी मैसेज 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन पहले वाले मैसेज में उन्होंने नास्ति पितृ समम त्राता नास्ति पितृ समो गुरु नास्ति पितृसम दैवी तस्मय श्री पितृदेवाय नमः।
ये उन्होंने केपी ओली के जो पिताजी का निधन हुआ है उस पर ट्वीट किया है। पर उन्होंने ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो है उन्होंने आखिरी ट्वीट किया है। उसके बाद जो है वो आगे की, और उससे पहले उन्होंने 5 तारीख को वोट डाला था, या जो वहाँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जो वोट डाला था उसकी तस्वीरें ही वो वहां पर उन्होंने पोस्ट की। ये थोड़ा सा ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि वहां पर ऐसे खामोशी अख्तियार हो गई है। अब कुछ तो बात है जो अभी सामने नहीं आ पा रही है, कोई तो बात है। आखिर सरकार गठन में डिले क्यों हो रहा है? क्या रवि रामेछेने और बालेन शाह के बीच किसी तरह का कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ है? क्योंकि रवि रामेछेने और बालेन शाह के बीच का रिश्ता बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया है। और रवि रामेछेने भी प्रधानमंत्री बनना ही चाह रहे होंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं बनना चाह रहे होंगे। या और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी चाहते होंगे कि बालेन शाह न बने। तो बहुत सारी बातें हैं। He was मतलब जो उनके बायो में लिखा है, he was former डिप्टी प्राइम मिनिस्टर also. तो he was former डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर फॉर नेपाल। जी, रवि लामिछाने जी। तो रवि लामिछाने इतने तो बड़े एक ही कुर्सी दूर है, वो तो एक ही कुर्सी दूर है। एक ही कुर्सी मेयर से आना है। हाँ, वो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अरे तो भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो आडवाणी जी भी थे, लेकिन वो तो नहीं बन पाए ना। प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई जानकारी हो, या आपका कोई विमर्श हो तो आप जरूर बताइए। हम यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आपको उन तमाम अलग अलग पहलुओं से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर चुनाव के परिणामों के आने के बाद खामोशी क्यों है। ये जाहिर होनी चाहिए चीज। और सरकार बनी, नया बहुमत आया, नया इस तरीके का, नेपाल में पहली बार ये सब हुआ था। वो उत्साह दिखना चाहिए था जो उत्साह परिणाम के दिन दिख रहा था, वो अचानक सा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तभी तो ये गर्मजोशी रहनी चाहिए थी। नई सरकार बनी थी, नई अपेक्षाएं, नई घोषणाएं, नए तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए थी। खैर, बेहतर है कि इसका जवाब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लोग, नेता, उनके प्रवक्ता दें। मैं उनके कुछ सांसदों और सीनियर लोगों से भी बातचीत कर रहा हूं, हो सकता है कि वो भी कुछ समय में हमारे साथ जुड़े, ताकि उनसे भी समझा सके कि ये डिले हो क्यों रहा है। एक बार फिर आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।